हेलो एवरीवन। आज आपको प्रैक्टिकल क्लास का सेकंड पार्ट पढ़ाया जाएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। राहु और केतु, ग्रहों के नाम, रुद्राक्षों के नाम। राहु 8 मुखी रुद्राक्ष से संबंध रखता है। केतु 9 मुखी रुद्राक्ष से संबंध रखता है। राहु और केतु की अपनी कोई निजी राशि या लगन नहीं होता है। यह जिस राशि में बैठते हैं उसे अपनी निजी राशि बना लेते हैं तथा उस राशि और जिस घर में बैठते हैं उस घर को प्रभावित करते हैं। राहु और केतु की जिस भी किसी ग्रह से युति होती है उस ग्रह को भी प्रभावित करते हैं तथा इन सभी पर अपना अशुभ प्रभाव डालते हैं। इसलिए जब भी कभी आपको अपनी कुंडली में राहु और केतु का अशुभ प्रभाव दिखाई दे तब उस स्थिति में आप राहु और केतु के लिए रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। राहु के लिए 8 मुखी रुद्राक्ष और केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। बृहत्पराशर होरा शास्त्र के अध्याय 40 के श्लोक 22वें में पराशर जी राहु और केतु का विचार करते वक्त बोलते हैं कि 6, 8, 12 भावगत राहु या केतु यदि पाप युक्त दृष्ट हो तो अपनी दशा में विशेष कष्टप्रद होता है। शुभ युक्त दृष्ट हो तो कष्टकारी नहीं होता है। सबसे पहले यहाँ पर एक बार जान लेते हैं कि पाप युक्त ग्रह और शुभ युक्त ग्रह कौन से होते हैं। पाप युक्त ग्रह मंगल, शनि, पाप युक्त बुध और चंद्रमा। सूर्य को क्रूर ग्रह कहा गया है। शुभ युक्त गुरु, शुक्र, शुभ युक्त बुध और चंद्रमा। अब यहाँ पर इस चीज को समझते हैं। चाहे कोई भी लगन हो, ये सभी लगन के ऊपर स्थिति को बिठाकर देखते हैं जो कि पराशर जी ने बताई है। ये 6, 8 और 12 भाव आपको यहाँ पर लिखकर दिखाए गए हैं और इन्हीं भावों में राहु को भी बिठाकर दिखाया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर राहु की स्थिति को समझते हैं। जैसा कि पराशर जी ने कहा है, 6, 8, 12वां भावगत राहु यदि पाप युक्त दृष्ट हो तो अपनी दशा में विशेष कष्टप्रद होता है। इसका अर्थ ये है कि अगर 6, 8, 12 भाव में, जैसे कि हमने यहाँ पर राहु को लिखकर दिखाया है, अगर राहु इन्हीं भावों में किसी पाप ग्रह से युक्त हो या फिर किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो, यानी कि उसकी दृष्टि पड़ रही हो इन्हीं भावों पर राहु के, तो वो दशा जो होगी वो कष्टप्रद होगी। और अब दूसरा पहलू समझते हैं जिसमें पराशर जी बोलते हैं 6, 8, 12 भावगत राहु शुभ युक्त दृष्ट हो तो कष्टकारी नहीं होता है। यानी कि 6, 8, 12 भाव में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि राहु के साथ यदि शुभ ग्रह युक्त हो, यानी कि युति में हो, या फिर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो वो दशा
कष्टकारी नहीं होती है। अब पराशर जी की बताई हुई इसी स्थिति को केतु के ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि 6, 8, 12 भाव यहाँ पे फिर से लिखे गए हैं और केतु भी इन्हीं भावों में लिखकर दिखाया गया है। अब पहली स्थिति को देखते हैं जिसमें पराशर जी बोलते हैं कि 6, 8, 12 भावगत केतु यदि पाप युक्त दृष्ट हो तो अपनी दशा में विशेष कष्टप्रद होता है। यानी कि 6, 8, 12 भाव में जैसे कि केतु यहाँ पे बैठा दिखाया गया है, अगर केतु के साथ कोई पाप ग्रह की युति होती है तो या फिर किसी पाप ग्रह की इन्हीं भावों पर दृष्टि पड़ती हो केतु के ऊपर तो वो दशा कष्टप्रद होती है। अब पराशर जी की दूसरी स्थिति को भी अप्लाई कर कर देखते हैं। जैसा कि पराशर जी ने कहा है 6, 8, 12 भावगत केतु शुभ युक्त दृष्ट हो तो कष्टकारी नहीं होता है। यानी कि 6, 8, 12 भाव में केतु के साथ कोई शुभ ग्रह की युति हो उस स्थिति में या फिर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो 6, 8, 12 भाव में ही केतु के ऊपर तो ऐसी स्थिति में वो दशा कष्टकारी नहीं होती है। दूसरा और 7वां भाव भृतपराशर होरा शास्त्र के अध्याय 40 के श्लोक 2 में पराशर जी बोलते हैं कि लगन से अष्टम स्थान आयु का है। अष्टम से अष्टम अर्थात तृतीय स्थान भी आयु का स्थान है। अतः 3, 8 भावों को आयु के लिए विचारा जाता है तथा इनसे व्यय अर्थात 2, 7 भावों के मुख्यतः मारक स्थान कहा जाता है। इन दोनों में से भी पहले व्यय स्थान से बाद वाला बलवान है। इसका मतलब ये है कि दूसरे और 7वें भाव में से दूसरे वाले को ज़्यादा बलवान वाला मारक कहा गया है। इस संदर्भ में विभिन्न आचार्यों ने विभिन्न मत कहे हैं अर्थात किसी के मत से द्वितीय स्थान बलवान मारक है तथा किसी के मत से सप्तम स्थान है। सप्तम वाला अर्थ अभीष्ट है। इसका मतलब ये है कि इस संदर्भ में सभी आचार्यों के अपने अपने मत हैं। कुछ आचार्य द्वितीय स्थान को बलवान मानते हैं तो कुछ सप्तम स्थान को ज़्यादा बलवान वाला मारक स्थान मानते हैं। लेकिन पराशर जी के अनुसार सप्तम वाला ज़्यादा अर्थभीष्ट है। यानी कि मारक का जो अर्थ है वो सप्तम भाव पे ज़्यादा सटीक बैठता है। मुख्य आयु स्थान अष्टम है अतः अष्टम का व्यय सप्तम ही मुख्यतः मारक अर्थात आयु नाश का स्थान हो सकता है। इसलिए जब भी कोई आपको धन की स्थिति ठीक करने के लिए सेकंड हाउस से रिलेटेड स्टोन डालने को कहे या मैरिज के लिए 7th हाउस से रिलेटेड स्टोन डालने को कहे तो ऐसी स्थिति में स्टोन डालने से पहले आप सेकंड हाउस की स्थिति और 7th हाउस की स्थिति को चेक करके देखें कि वो मार्किश तो नहीं है। अगर वो मार्किश ना हो तो आप उसका स्टोन धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मार्किश है तो ऐसी स्थिति में आप रुद्राक्ष को ही धारण करें। 6, 8, 12 भाव 6, 8, 12 भावों को त्रिक भाव या त्रिक स्थान भी कहते हैं।
इन स्थानों में से 6th हाउस रोग का, 8th हाउस आयु का या मृत्यु का तथा 12th हाउस हानि या हॉस्पिटल का प्रतिनिधित्व करता है। 6th हाउस 6th हाउस रोग का भाव है। इस भाव पर पाप प्रभाव रोग उत्पन्न नहीं होने देता, किंतु शुभ प्रभाव रोग उत्पत्ति में सहज वृद्धि कारक माना गया है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार 6th हाउस रोग का भाव होता है। इस भाव पर जब भी पाप ग्रहों का प्रभाव होता है तो रोग उत्पन्न नहीं होते, लेकिन जब भी 6th हाउस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होता है तो वो ग्रह रोग उत्पत्ति के कारण बन जाते हैं, यानी कि रोग को बढ़ा देते हैं। अतः 6ठा भाव रोग भाव होने के कारण इसका प्राकृतिक फल रोग उत्पत्ति एवं रोग में वृद्धि करना है। 6ठे भाव में स्थित ग्रह भी रोग कारक ग्रह माने जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि 6ठा भाव रोग भाव होने के कारण प्राकृतिक तौर पर यह रोग उत्पत्ति का ही फल देता है या रोग को बढ़ाता है, और इस भाव में जो भी ग्रह बैठते हैं उन्हें भी रोग उत्पन्न करने का कारक माना जाता है। 8th हाउस और 12th हाउस। अष्टम भाव मृत्यु का तथा द्वादश भाव नाश का भाव होने के कारण संचित या प्रारब्ध कर्म की अशुभता का सूचक है। व्यय स्थान लगन से 12वां भाव होने के कारण स्वास्थ्य एवं शरीर के क्रमिक हास्य का प्रतिनिधि स्थान है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार अष्टम भाव मृत्यु का तथा द्वादश भाव नाश का भाव माना जाता है, और इन दोनों को संचित या प्रारब्ध कर्म की अशुभता का सूचक भी कहा गया है। व्यय स्थान लगन से 12वां भाव होने के कारण स्वास्थ्य एवं शरीर के क्रमिक हास्य का प्रतिनिधि स्थान, यानी कि व्यय स्थान जो है वो शरीर या स्वास्थ्य के क्रमिक हास्य मतलब शरीर और स्वास्थ्य को धीरे धीरे खराब करने का काम करता है। इन कारणों से 12th हाउस एवं 8th हाउस रोग का कारक माना गया है तथा 8th हाउस और 12th हाउस भी रोग का कारक होने के कारण इनके स्वामी भी रोग कारक हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 12th और 8th हाउस को भी रोग का कारक कहा गया है, और इनके जो स्वामी होते हैं वो भी रोग कारक ही होते हैं। मृतप्राशर होरा शास्त्र के अध्याय 40 के श्लोक 23 में प्राशर जी ने इन तीनों भावों को 6, 8, 12 भावों को भी मार्ग स्थान कहा है तथा प्राशर जी बोलते हैं कि जब भी कभी किसी भी प्रकार से मार्ग दशा निर्णय होता ना दिखे तो 6, 8, 12 भावेशों में से जो सबसे बली खतरनाक हो तो वही मारक होता है। इस श्लोक के भावार्थ का मतलब ये है कि जब भी कभी मारक ग्रह का निर्णय ना होता हो तब 6, 8, 12 भावों के भावेशों में से, यानी कि जो इसके लॉर्ड है उनमें से जो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो या खतरनाक हो वही मारक का काम करता है। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं इनको भी आप रुद्राक्ष धारण करने से पहले ध्यान में रखकर फिर रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि इन पॉइंट्सों के हिसाब से आप इसका स्टोन धारण नहीं कर सकते। अगर आप इसका स्टोन धारण करते हैं तो वो आपको
बेनिफिट देने के बजाय नुकसान दे सकता है। इसीलिए ऐसे स्थितियों में आप रुद्राक्ष को ही धारण करें।